तो सेकंड चैप्टर है कल्चरल चेंज। तो इसको शुरू करने से पहले ब्रीफ कर देता हूँ। ब्रीफिंग इसकी ये है कि जो ब्रिटिशर्स, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पे जो है चेंजेस हमारी इकॉनमी में किए थे। उसमें से जो चेंजेस हमें ज़्यादातर देखने को मिले वो एक तो स्ट्रक्चरल चेंज था। स्ट्रक्चरल चेंज हमने पूरे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि दो मेजर चेंजेस हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, बट हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, दो चेंजेस वहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़े थे। और प्लस जो है उन्होंने रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन बताया, कैपिटलिज्म के बारे में बताया, और मेजरली जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था जिसमें टी प्लांटेशन इंडस्ट्री के बारे में बता रखा था, उन सब चीज़ों के बारे में बताया था। तो अब हुआ क्या था कि ना सिर्फ स्ट्रक्चरल लेवल पे बदलाव नहीं आया था, उसके साथ साथ कल्चरल लेवल पे भी बदलाव आया था जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे। तो और हमने ये देखा भी था, वो जो हाउ डिड द प्लांटर्स लिव वाला एक बॉक्स था जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, उसमें बताया था कि उनके जो सारे लग्जरियस सामान था, बाथ टब था, फर्नीचर था, कपड़े, ठीक है, और उनके जो टेबल क्लॉथ वगैरह, टीवी वगैरह सब बाहर से आता था। तो बेसिकली वो क्या था कि एक पॉइंट पे कल्चरल इम्पैक्ट हमारा उसके ऊपर पड़ा। तो जहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता था, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, चाय का कॉन्सेप्ट, चाय, ठीक है, टाई का कॉन्सेप्ट, ब्रेड ऑमलेट का कॉन्सेप्ट, कटलेट का कॉन्सेप्ट, ये सारा ब्रिटिशर्स हमें दे के गए हैं। तो अब देखो स्ट्रक्चर पे तो वो एक जगह काम कर रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है या अर्बनाइजेशन है, बट उन्होंने कल्चरल लेवल पे ये चेंजेस हमारे सामने, ये छोटे छोटे चेंजेस हमें यहाँ पे दिए। और इनफैक्ट हम लोग मोस्टली ब्रिटिश मॉडल ही फॉलो करते हैं, लीगल आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए। बट अब जो ये सेकेंड चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, इसमें इन्होंने क्या बोला है कि हम लोग बड़े चेंजेस जो है कल्चरल लेवल पे पढ़ेंगे। वो है संस्कृताइजेशन है आपका एक तो चेंज, एक मॉडर्नाइजेशन है, एक वेस्टर्नाइजेशन है, और एक सेक्युलराइजेशन है। संस्कृताइजेशन फर्स्ट बुक में हमने पढ़ा था, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें यही बताया हुआ था कि जब लोअर कास्ट वाले अपर कास्ट के रिचुअल्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसको संस्कृताइजेशन का नाम देते हैं। वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है, आप वेस्टर्न कल्चर को जो है इन्फ्लुएंस होकर आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना शुरू कर देते हो, ठीक है। और ऐसे ही जो है मॉडर्नाइजेशन है, तो चीज़ों में मॉडर्निटी लेके आते हो। तो जो बदलाव, इसका एग्जाम्पल मैं आगे दूंगा जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे, और ये मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। प्लस जो है लास्ट इन्होंने बताया सेक्युलराइजेशन। सेक्युलराइजेशन में यही था सिंपली वे कि जब आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने से आपकी कंट्री आपको मना नहीं करती, यू आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन एंड यू रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, दैट इज़ सेक्युलराइजेशन। यहाँ पे कास्ट के सेक्युलराइजेशन के बारे में भी थोड़ी सी बात इन्होंने करी हुई है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें हमें बताता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो है इसमें कल्चरल चेंज में इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है सबसे पहले, कि ये हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन 2 मार्कर का बोर्ड्स में कवर होता है। पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि कहाँ से आया हुआ है। तो ये कल्चरल चेंज है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अब वेटेज थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो फिलहाल के लिए आप तो यही रखो कि ये 6 मार्क्स का ही है चैप्टर फिलहाल के लिए। अभी क्योंकि 3 चैप्टर कट गए हैं तो कितनी वेटेज आएगी उसके बारे में बाद में बात करते हैं। वैसे ये 6 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है, वैसे बोर्ड्स के हिसाब से, ठीक है। आसिफ, एक रिक्वेस्ट है बस, जो मैं मार्क्स बोलता रहूँगा ना, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो वो नोट डाउन करते रहना बुक में, ठीक है आसिफ? ओके सर। हाँ जी, ओके। हाँ जी, ओके। तो जैसे इन्होंने बताया कि वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर कि कलोनलिज्म की वजह से क्या क्या चेंजेस जो है हमारे इंडियन सोसाइटी में आए स्ट्रक्चरल लेवल पे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया, इसकी वजह से बदलाव हमारी सोसाइटी में हुआ। फैक्ट्रीज़ रिप्लेस हो गई, जहाँ पे लोग जो है खेती बाड़ी करा करते थे, अब जो है फैक्ट्रीज़ में जाकर काम कर रहे हैं। गांव कूचे जो है हट गए, वहाँ पे सिटीज़ आ गई। वहाँ पे आप देखो शहर के शहर जो है बड़े बड़े शहर आ गए। गांव कूचों का कॉन्सेप्ट था, कच्चे घरों का कॉन्सेप्ट था, कच्ची सड़कों का, ये सब चेंज हो गया। लिविंग और वर्किंग अरेंजमेंट्स चेंज हो गए। और ये इन्होंने बोला, ये तो स्ट्रक्चरल लेवल पे हमें समझ आता है कि इसमें बदलाव आया। प्लस इन्होंने ये भी बोला कि हमारे कल्चर में, हमारे रहने, खाने पीने, ओढ़ने, बॉडी लैंग्वेज, बोली, इन सब चीज़ों में यहाँ पे बदलाव आया। एंड सोशोलॉजिस्ट ने इसको अंडरस्टैंड किया कि सोशल स्ट्रक्चर इज़ अ कॉन्टिन्यूइंग अरेंजमेंट ऑफ पर्सनस इन रिलेशनशिप डिफाइंड और कंट्रोल्ड बाय इंस्टीट्यूशंस एंड कल्चर एज सोशली एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स ऑफ पैटर्न ऑफ बिहेवियर। तो इन दिस सेंस कॉन्टिन्यूइंग अरेंजमेंट है पर्सनस इन रिलेशनशिप,
ठीक है। तो मतलब इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक रिश्ता है, रिश्ता क्या है अगर इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट से, तो ये कल्चरल रिश्ता भी है, स्ट्रक्चरल रिश्ता भी है, जो कि जैसे क्या बोलते हैं, जैसे 11th में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हमने जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा था, रिलीजन था, कास्ट था, मैरिज था, स्कूल था, कलीग्स थे, ये सब चीज़ें। तो ये इन दोनों चीज़ों से हमारा इंटरेक्शन होता है। तो इनफैक्ट जब क्या होता है, जब आप एक रिलीजन फॉलो करते हो तो वहाँ का कल्चर है, जब आप किसी कास्ट में होते हो तो वहाँ का कल्चर है, किसी स्कूल में पढ़ रहे हो तो वहाँ का कल्चर है। तो अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और इनके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होते हैं और कुछ बिहेवियर करने का अपना तरीका होता है, वो चीज़ हमें यहाँ पे करी जाती है। And you have already studied about the structural changes that colonialism brought about in chapter 1. You will observe how important those structural changes are for understanding the cultural changes that this chapter seeks to understand. जैसे मैं अभी बोलता हूँ, जैसे जो बच्चे लोटस सर्कल पे पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा डिफरेंट एनवायरनमेंट देते हैं, कल्चर का पार्ट है। जैसे अब कल रिज़ल्ट आया, कोरोना के चक्कर में ये नहीं हम कर पाए, वरना जिस दिन रिज़ल्ट 12th का आता था तो हम सबके घर जाते थे, है ना, चॉकलेट्स लेके गए, कुछ मिठाई, कुछ मतलब सेम डे पे जितना हम लोग कवर कर पाते अगले दिन भी, तो हम सबके घर जाते थे, बैठते थे, सारे पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते थे कि ये बच्चों के मार्क्स आए ऐसे हैं, ठीक है, उन सारे पेरेंट्स से हम लोग मिलते हैं। अब अगले साल ही होएगा क्योंकि इस साल तो थोड़ा सा पॉसिबल ही नहीं है, तो इस बार नहीं जा पाए, वरना हमारा ये, तो ये बेसिकली क्या है, ये कल्चर है, ये लोटस सर्कल का कल्चर है, ठीक है। और इसमें सर्टन पैटर्न ऑफ बिहेवियर हमने अपने लिए क्रिएट किया। अगले साल पक्का होगा? ऑब्वियसली होएगा आराध्य, तुम पहले करके चले मेरे को जाना भरोसा आराध्य। नहीं। नहीं तुम पहले करके नहीं चले। नहीं, मेरे को लग रहा है अभी 30% का टाइम, अभी मेरे को लग रहा है फ्यूचर में 50 तक तो पहुंच ही जाएगा। नहीं आराध्य तो दिसंबर तक निपट लेगा सारा, यहाँ से चिंता मत करो तुम। मतलब हम सीधा बोर्ड ही देंगे, इससे पहले पहले कोई हाँ, रिटन एग्जाम नहीं देंगे? नहीं पॉसिबल नहीं है, देखो बाकी क्या होता है। भाई कोविड खत्म होने वाला है इतनी जल्दी। क्या एम्स के डायरेक्टर ने बोला तो था क्या? जनवरी में 2.5 लाख केसेस आएंगे उनमें। हाँ हाँ हाँ, अब तो डिक्लाइन हो रहे हैं तो दिल्ली में बाकी केसेस, मेडिसिन पर ये देखो वानिया, ये मेरे ख्याल से मतलब नवंबर दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा अभी। तो पर एम्स का डायरेक्टर तो बोल रहे कि एक इंडिया में 2.5 लाख केस आएंगे दिन में जनवरी से, तो वो डिक्लाइन कैसे होगा? वो देखो, बोलने और प्रैक्टिकलिटी, ये भी एक सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ही है, बट इनफैक्ट आप देखोगे ना, जो जो काम चल रहा है उसको देखो, उस ग्राउंड्स पे वहाँ पे काफ़ी कंट्रोल्ड है, ठीक है। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है और कंट्रोल काफ़ी कर लिया है। आएंगे केसेस, बट इनके पास मैकेनिज्म अब बढ़ चुका है क्योंकि कंट्रोल काफ़ी हो गया है ना। कंटेनमेंट जोन्स इन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली, जहाँ पे 14 दिन का होता था 25 दिन कर दिया है, तो कंट्रोल काफ़ी किया हुआ है। तो थोड़ा सा अब ये तो कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल ही हम लोग फॉलो करेंगे हर जगह। लेट्स सी क्या होता है, वो तो बात की बात है। हम्म, चलो जी, एनीवे, तो ये सब चीज़ें थी जो कि कलोनिज्म में इन्होंने बताई, जो कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। और जो है कल्चरल चेंजेस अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो चैप्टर है ये 2 रिलेटेड डेवलपमेंट्स की यहाँ पे बात करता है, जो कि कलोनियल रूल के वजह से हमारे सामने आया। तो ये 2 मार्कर का क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लेना कि 2 जो है रिलेटेड डेवलपमेंट्स हमें क्या देखने को मिली कलोनियल रूल की वजह से, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। पहला, इट डील्स विद डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट्स मेड बाय 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर्स। तो पहला जो एक एफर्ट जो है देखने को मिला या डेवलपमेंट देखने को मिला कि जो 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने हमारी सोसाइटी में क्या बदलाव लेकर वो लोग आए। जैसे हमने चैप्टर 5 बुक 1 में पढ़ा था, उसमें थे ना वो ज्योतिबा फूले, MG राणा डे, सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ा था, और एक आध लोग और थे, तो वो एक बदलाव लेकर आए थे, उनके बारे में भी यहाँ पे भी थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताया हुआ है। और 20th सेंचुरी के भी जो है नेशनलिस्ट थे हमारी कंट्री के, जो इन सोशल प्रैक्टिसेस में बदलाव लेकर आए, और उन्होंने जो है डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे शेयर करा, डिस्क्रिमिनेशन को जो है हटाने की कोशिश करी गई कि विमेन और लोअर कास्ट को लेकर, इन सब अनटचेबल्स को लेकर जो है हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उन सब चीज़ों को ख़त्म किया जाए, ठीक है, ये चीज़ करी गई थी। सेकेंड, इन्होंने क्या बोला, विद द लेस डेलिबरेट yet डिसाइसिव चेंजेस इन कल्चरल प्रैक्टिस दैट कैन ब्रॉडली बी अंडरस्टूड एज द 4 प्रोसेसेस ऑफ संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन। तो ये सेकेंड प्रोसेस था, लेस डेलिबरेट था। लेस डेलिबरेट इसलिए बोला गया, इसमें कोई एफर्ट नहीं किया गया, ठीक है, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगी, ये ऑटोमेटिकली हो गया। तो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस में बदलाव आया, संस्कृताइजेशन आया, मॉडर्नाइजेशन आया, सेक्युलराइजेशन आया और वेस्टर्नाइजेशन आया। और कहते हैं संस्कृताइजेशन तो कॉलोनियल रूल से पहले से चला आ रहा था इंडिया में, और बाकी सारे जो प्रोसेसेस हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ कलोनिज्म हमारे सामने हमें देखने को मिला। तो ये 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है।
ऑब्वियसली ये लास्ट की 3 लाइंस नहीं लिखनी, आपको ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, द फर्स्ट एंड द सेकंड, वो मेंशन करना होता है। 2 मार्कर का बोर्ड का क्वेश्चन है, आया हुआ है बोर्ड में, मार्क कर लेना प्लीज़ इसको, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, तो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से मेन कहानी आपकी शुरू होती है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी। थोड़ा सा हमने फर्स्ट बुक में पढ़ा हुआ है, राजा राम मोहन रॉय एंटी सती कैंपेन इन्होंने चलाया था कि जो जिन बेसिकली क्या होते हैं, जिन औरतों के हस्बैंड मर जाते थे तो उनको सती करा दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था उनके जहाँ पे उनको जलाया जा रहा था। पंडिता रामाबाई का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। सर सैयद अहमद खान का हमने पढ़ा था कि उनको बोला था कि लड़कियों को जो है घर में पढ़ाओ, बाहर मत भेजो पर पढ़ाओ ज़रूर, ठीक है, ये इन्होंने सर सैयद अहमद खान ने बोला था। तो ये इन्होंने बोला, यू हैव ऑलरेडी सीन फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑफ कलोनिज्म ऑन आवर लाइव्स। The social reform movements which emerged in India in the 19th century arose to the challenges that colonial Indian society faced. You probably are familiar with what termed social evils that plagued Indian society. तो social evils क्या थे? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, विमेन जो है रीमैरिज नहीं कराई जाती थी, सॉरी विडो रीमैरिज नहीं कराई जाती थी, चाइल्ड जो है मैरिज वहाँ पे होती थी, और ये सतीवती, ये सारे सोशल ईवल्स हमारे सोसाइटी में प्रेजेंट थे। एजुकेशन भी नहीं थी इनफैक्ट, ठीक है, देखा जाए तो इन्होंने ये बोला, इट इज़ नॉट दैट, ये इन्होंने लिखा हुआ है, द वेल नोन इशूज़ आर सती, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ से ये 1 और 2 मार्कर का ही बनता है, 1 मार्कर तो अभी पता नहीं है क्योंकि इस साल पेपर ही नहीं हुआ सोशोलॉजी का, तो ये मार्क कर लेना। ये 2 मार्कर में आया हुआ है कि वेल नोन जो ये प्रैक्टिसेस कौन कौन सी थी, ठीक है, जो कि हमारे इंडिया में प्रैक्टिस करी जाती थी। इशूज़, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, सती एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये 2 मार्कर का क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आया हुआ है ये वाला भी, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं था कि इन सब डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए इन्होंने बोला कि जो है लोगों ने काम नहीं किया, लोगों ने काम किया है। कहते हैं जब बुद्धिज़्म आया था तो लोग जो है इसके लिए काम कर रहे थे, भक्ति सूफी मूवमेंट आया तो लोग इसके लिए काम कर रहे थे, बट इसमें जो है मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले। 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म अटेम्प्ट्स किए गए थे विच वाज द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिक्स आइडियाज। तो एक्चुअली ये रिफॉर्मर क्यों बने, आई होप आपको याद भी हो, मैंने बताया भी था फर्स्ट चैप्टर में, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था इसमें कि इन लोगों ने ना सारा कॉलोनियल कल्चर को पढ़ना शुरू किया, वेस्टर्न आइडियाज़ को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने ये देखा कि यार वेस्टर्न आइडियाज़ में ऐसा कहीं नहीं होता कि किसी हस्बैंड, किसी आदमी का अगर पत्नी मर जाती है आदमी की तो उसको सती करा दिया जाता है। विमेन इक्वालिटी वहाँ पे थी, पढ़ाया भी वहाँ पे इक्वली जाता था, किसी तरीके का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, क्लास डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर था बाहर, ठीक है। तो कहते जब बाहर नहीं होता तो वो अपने इंडिया में क्यों करें। तो ये लोग जो है उस मुद्दे के लिए उठ के खड़े हुए, बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे जिसके बारे में भी फिर हम दोबारा पढ़ेंगे यहाँ पे। एंड इट वाज अ क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न आइडियाज़ ऑफ वेस्टर्न लिबरलिज्म एंड न्यू लुक ऑन ट्रेडिशनल कल्चर लिटरेचर, ठीक है। तो वेस्टर्न लिबरलिज्म को फॉलो करके इन्होंने साथ के साथ ये बोला ट्रेडिशनल लिटरेचर को भी साथ के साथ फॉलो किया ताकि एक आइडिया रह के या आगे बढ़ के काम करें, ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बताई। तो इसमें आप देखोगे बॉक्स 2.1 है, इसमें इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये बॉक्स आता नहीं है, आप इसलिए सिर्फ इसको रीडिंग पे रख लेना कि क्या क्या चीज़ें उन लोगों ने करी थी। ये हमने पढ़ा हुआ है, जो चैप्टर 5 था ना हमारा बुक 1 का, उसमें ये सारा हमने पढ़ा हुआ है, तो रीडिंग कर लेना। कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स लिख लोगे तो यहाँ से उठा के आप लिख सकते हो, ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बताई है। और फिर लास्ट इन्होंने क्या बोला कि ये सब चीज़ें तो हमें समझ आ गई, बट अल्टीमेटली फिर हुआ क्या कि सोशियोलॉजिस्ट थे एक सतीश सभरवाल, उन्होंने इलेबोरेट किया द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट बाय स्केचिंग 3 एस्पेक्ट्स टू द मॉडर्न फ्रेमवर्क ऑफ चेंजिंग कॉलोनियल इंडिया। ये 4 मार्कर एंड 6 मार्कर का क्वेश्चन आता है कि ज़्यादातर ऐसे ही आ जाता है कि सोशियोलॉजिस्ट सतीश सभरवाल ने जो है मॉडर्न फ्रेमवर्क ऑफ कॉलोनियल चेंज के 3 एस्पेक्ट्स की कौन सी बात करी, ये मॉडर्न फ्रेमवर्क ऑफ कॉलोनियल चेंज जो है यहाँ पे इन्होंने बताया उसका 3 एस्पेक्ट्स क्या है, इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है। आता यही 4 और 6 मार्कर ही है। तो 3 इसके बुलेट्स आप देख रहे हो दिए हुए हैं, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचर ऑफ आइडियाज़। ये 3 चीज़ों के ऊपर सतीश सभरवाल ने इलेबोरेट किया था कि हमारे कम्युनिकेशन मेथड में बदलाव आया, हमारे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव आया एंड हमारे नेचर ऑफ आइडियाज़ में बदलाव आया, इन तरह की चीज़ें। जस्ट अ सेकंड, तो पहला पॉइंट जो है ये आप 19 पेज पे ही देख रहे हो, जो पहला पैराग्राफ है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ आइडियाज़, लिख लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रहेगा। ये पहला पैराग्राफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन का है, पहला पैराग्राफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन का है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला कि नई टेक्नोलॉजीज़ आई जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ।
प्रिंटिंग प्रेस आया, टेलीग्राफ आया, माइक्रोफोन आया, और रेलवेज़ और स्टीमशिप जब डेवलप हो गया तो आराम से जो है आप एक अपना थॉट, गुड्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंचा सकते हो। इनफैक्ट आइडियाज़ इन्होंने बात करी। एंड इंडिया में सोशल रिफॉर्मर्स थे पंजाब और बंगाल के, इन्होंने जो है आइडियाज़ एक्सचेंज करे विद रिफॉर्मर्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मद्रास। केशव चंद्र सेन थे बंगाल के, इन्होंने मद्रास को विज़िट किया 1864 में। पंडिता रामाबाई थी, इन्होंने पूरी डिफरेंट कंट्रीज़ में और पूरी हमारी कंट्री में भी जो है अलग अलग जगह ट्रैवल किया अपनी बात पहुंचाने के लिए। एंड सम ऑफ देम वेंट टू अदर कंट्रीज़ ऑल्सो। क्रिश्चियन मिशनरीज थी, दे रीच रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द प्रेजेंट डे नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय, ताकि जो है मतलब अपने जो है जो व्यू पॉइंट्स हैं या ओपिनियंस हैं लोगों के सामने ये लोग रख चुके हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ इन्वेंशंस और ये रेलवेज़ की वजह से काफ़ी पॉसिबल हो पाया है कि आगे जाके ढंग से काम कर पाए, ठीक है। ये पहला पॉइंट था, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड जो है वो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो पेज नंबर 20 पे है, इसको मार्क कर लीजिए आप, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है इसका। इसमें इन्होंने बोला है मॉडर्न सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आई। तो ये क्यों आई? क्योंकि रिफॉर्मर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और ये इसमें बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें इन्होंने बोला ब्रह्मो समाज आया बंगाल में, आर्य समाज आया पंजाब में। ब्रह्मो समाज तो वही था राजा राम मोहन राय का, आर्य समाज जो है आई थिंक दयानंद सरस्वती ने इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद उन्होंने बोला ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज़ कॉन्फ्रेंस, अंजुमन ए ख्वातान इस्लाम, ये भी बना 1914 में। इंडियन रिफॉर्मर्स ने पब्लिक मीटिंग्स में भी डिबेट किया, पब्लिक मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स के थ्रू भी अपना व्यू पॉइंट्स एंड ओपिनियन लोगों के सामने रखने की कोशिश करी। एंड कई जो सोशल रिफॉर्मर्स थे जिनकी राइटिंग्स दूसरी लैंग्वेज में होती थी, उनको कन्वर्ट किया गया और आम जनता के लिए जो है वो अवेलेबल कराई गई, ताकि लोग पढ़ें, जागरूक हुए, इन्फ्लुएंस हुए और लोगों की मदद भी करें। फॉर एग्जाम्पल विष्णु शास्त्री ने एक मराठी ट्रांसलेशन जो है विद्यासागर की बुक का किया था, इंदु प्रकाश, इन 1868, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लेना, ये 1 मार्कर आ जाता है। स्कूल में जैसे अभी पीछे जब एक स्कूल के एग्जाम हुए थे तो 1 मार्कर डाल दिए थे। विष्णु शास्त्री पब्लिश अ मराठी ट्रांसलेशन ऑफ विद्यासागर्स बुक इन इंदु प्रकाश इन 1868, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने बताई। ये आपका सेकेंड पॉइंट था जो कि इन्होंने यहाँ पे बोला फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड जो है वो है आपका द नेचर ऑफ आइडियाज़, ठीक है। द नेचर ऑफ आइडियाज़ का ये थर्ड पैराग्राफ है, थोड़ा सा बड़ा है, एज इट इज़ ही लिखना है, यही पूरा आंसर है, इसमें कुछ कट शॉर्ट नहीं होता। इसमें इन्होंने बता रखा है कि नए आइडियाज़ आए लिबरलिज्म के, फ्रीडम के, नए आइडियाज़ आए होम मेकिंग के, कि घर पे जो है औरतें हैं वो कैसा काम करेंगी, शादी को लेकर बात हुई, मदर एंड डॉटर के नए रोल्स के बारे में बात करी, सेल्फ कॉन्शियस हुए हम अपने प्राइड एंड कल्चर को लेकर, यहाँ पे देखने को मिला। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को बढ़ाया गया और इट वाज सीन एज वेरी क्रूशल फॉर द नेशन टू बिकम मॉडर्न बट ऑल्सो रिटेन इट्स एंशिएंट हेरिटेज। तो लोग बात कर रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ऐसा बोला गया कि ना लोगों को ये सामने रखा गया कि हम मॉडर्न हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट साथ के साथ हमारा जो एंशिएंट हेरिटेज है, ठीक है, जो पुराने हमारे जो ट्रेडिशंस हैं लिटरेरी और वैसे भी, उसको हम लोग रिटेन करके चलें। फिर फीमेल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा दबाव दिया गया कि फ़ीमेल एजुकेशन अच्छे से अच्छे कराई जाए। सिग्निफिकेंटली ज्योतिबा फूले थे, उन्होंने जो है फर्स्ट स्कूल जो है विमेन का खोला था पुणे में। ज्योतिबा फूले आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो, लड़की नहीं है बेचारा, दाढ़ी वाले बाबा है, थोड़े बहुत मोदी की तरह लगते हैं, नरेंद्र मोदी जैसे हमारे, ठीक है। तो वो इस तरीके से यहाँ पे बता रखा है। और इन्होंने बोला था विमेन एजुकेशन के लिए स्ट्राइव किया था और साथ के साथ इन्होंने स्कूल भी खोला विमेन एजुकेशन के लिए पुणे में। ये अंडरलाइन कर लेना इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर के लिए, ठीक है, पुणे वाला। रिफॉर्मर्स ने आर्ग्यू किया कि अगर हमारी सोसाइटी को प्रोग्रेस करना है तो औरतों को पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने ये बोला कि पुराने ज़माने में ये होता था कि विमेन जो औरतें थी वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती थी। अदर्स ने ये भी बोला कि दिस वॉज ये कुछ औरतों के लिए पॉसिबल, कुछ लेडीज़ के लिए पॉसिबल होता था। एंड दस अटेम्प्ट्स टू जस्टिफाई फीमेल एजुकेशन वर मेड बाय रिकोर्स टू बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल आइडियाज़। और ये लोग जो है एजर्ट क्यों कर रहे थे, दबाव क्यों बना रहे थे इसके ऊपर, इसलिए कि बस यही है सिंपल सी बात, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए सोसाइटी, औरतें पढ़नी चाहिए हमारी। और इसमें इन्होंने बोला था कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल आइडियाज़ का दोनों का मिक्सचर है, तो अडेप्ट करने में कोई दिक्कत हमारी नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। फिर ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बारे में डिस्कस किया गया। ज्योतिबा फूले ने बोला कि प्री आर्यन एज में, ठीक है, प्रिया मतलब जब आर्यंस इंडिया में नहीं आए थे उससे पहले, बाल गंगाधर तिलक ने एम्फेसाइज किया था
हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यन पीरियड को एम्फेसाइज किया, बताने के बारे में बात करी आर्यन्स के बारे में, और इसने जो है ज्योतिबा फुले ने प्री आर्यन पीरियड को बताया। और इन अदर वर्ड्स 19th सेंचुरी रिफॉर्म इनिशिएटेड अ पीरियड ऑफ क्वेश्चनिंग री इंटरप्रिटेशन बोथ इंटेलेक्चुअल एंड सोशल ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये जो टाइम पीरियड शुरू हुआ था 19वीं सदी का, 19th सेंचुरी का, यहाँ पे लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, इंटरप्रिटेशन दोबारा हमारे सामने आई, लोगों का नज़रिया चेंज हुआ यहाँ पे, और इंटेलेक्चुअल और सोशल ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, तो ये आंसर जो है सतीश सबरवाल वाला वो यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे एज इट इज़ ही लिखना होता है। आप बीच में से ज्योतिबा फूले वाले कुछ 1-2 पॉइंट्स कट कर सकते हो, वरना एज इट इज़ इसके 3 पैराग्राफ है, एज इट इज़ लिखोगे 4 और या फिर 6 मार्कर आपके पूरे पूरे। ठीक है, ये था। एंड इसके बाद इन्होंने लास्ट में लिखा है कि द वेरिड सोशल रिफॉर्मर डिड हैव कॉमन थीम्स बट दे वर ऑल्सो डिफरेंट। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार ये पॉइंट आया हुआ है, क्वेश्चन ये वाला कवर है कि दैट एवरी सोशल रिफॉर्म वर डिफरेंट बट दे हैव कॉमन थीम्स, दे हैड कॉमन थीम्स। उसको एग्जाम्पल की तरह एक्सप्लेन किया जाए तो यहाँ लिखा हुआ है कि जितने भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे हमारे इंडिया में जो भी हुए, उनकी कॉमन थीम्स थी, बट ये डिफरेंट ज़रूर थे। थीम कॉमन था, जैसे सारे लोग जो है औरतों के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बट वो थीम एक है, बट इनमें डिफरेंसेस कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। अब जैसे कई लोग जो है विमेन एब्यूज़ के लिए लड़ रहे हैं, बट पे जैसे सर सैयद अहमद खान की हम लोग बात करें, वो विमेन छोटे बच्चों के एजुकेशन की बात कर रहे थे, बट जो है जो राजा राम मोहन रॉय थे वो सती के बारे में बात कर रहे थे, और मुद्दा क्या था, विमेन एजुकेशन का ही, मतलब था मुद्दा विमेन एम्पावरमेंट का ही। ठीक है, देखा जाए तो फॉर सम the concern was confined to the problems that upper caste, middle class women and men face. For others, injustices suffered by discriminated caste was central question. For some, social evils had emerged because of the decline of the spirit of Hinduism. ठीक है, ट्रू स्पिरिट ऑफ हिंदुज़म। तो इस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया था। ये इतना इसका आंसर है। एग्जाम्पल और भी दिया हुआ है, वो भी आप मेंशन कर सकते हो, याद हो जाए तो कर लेना। जैसे इन्होंने बोला कि बाकी लोगों के लिए कास्ट और जेंडर ऑपरेशन के बारे में बात करेगी कि इसको दबाया जाता था। लाइकवाइज जो मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने एक्टिवली डिबेट किया पॉलीगैमी और पर्दा के ऊपर कि भैया एक से ज़्यादा शादी नहीं होनी चाहिए, और ये जो पर्दा का कॉन्सेप्ट है वो नहीं होना चाहिए। एंड फॉर एग्जांपल अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द इवल्स ऑफ पॉलीगैमी वाज प्रपोज बाय जहानारा शाह नवाज एट द ऑल इंडिया मुस्लिम लीड कॉन्फ्रेंस। और इन्होंने जैसे रखा था कि जो पॉलीगैमी प्रैक्टिस करते हैं कुछ सेक्शन ऑफ मुस्लिम इज़ अगेंस्ट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द कुरान, and it is duty of the educated women to exercise their influence among the relation to put an end to this practice। ठीक है, तो ये बोला था कि औरतें पढ़ी लिखी हैं, अपने हक के लिए वो लड़े, जहानारा शाह ने ऐसा बोला था। और जो कुरान से ये मैच नहीं कर रहा होता कि कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक आदमी जो है बहुत सारी शादियाँ कर सकता है या ऐसा कुछ है, तो इस तरीके से ना किया जाए। तो ये जो है थीम्स के बारे में और एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो है 2 मार्कर का क्वेश्चन ये वाला बनता है, जो लास्ट वाला कि कॉमन थीम एंड डिफरेंस वाला, तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये वाला। एक सेकेंड, ठीक है, इसमें से और कुछ नहीं करना आपको, बस इतना ही करना। वो मैं देख रहा था कि कोई क्वेश्चन ना कवर हो। ओके, ये क्लियर है। आराध्या, आसिफ एंड वान्या, आप तीनों को क्लियर है? ये कोई डाउट कुछ पूछना है इसमें से? क्या कह रहे हो वान्या, कुछ कह रहे हो? रिपीट कर दूँ सारा? थोड़ा सा अच्छा, नहीं चलो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। इसमें ना वान्या बस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में 1920 सेंचुरी के बारे में बताया है, जब से शुरू हुआ था। तो इश्यूज़ वही थे हमारे, विडो रीमैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सती के बारे में। तो उसके बाद जो एक सोशोलॉजी, बस इन्होंने सबको कंसिडर ना करते हुए सोशोलॉजिस्ट सतीश सबरवाल के बारे में बताया कि मॉडर्नाइजेशन को लेकर उनके 3 एस्पेक्ट्स के बारे में, कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ और माइक्रोफोन वगैरह की इन्वेंशन हुई, रेलवेज़ वगैरह आए, तो इससे जो है आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच सकते हैं। तो आपके मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि आपके जो आइडियाज़ थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते थे। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने बोला ब्रह्मो समाज बना, आर्य समाज बना, ऑल इंडिया मुस्लिम ख्वातान, जो मतलब वो था ना ख्वातान रंजुम, जो उन्होंने नाम लिखा हुआ है, वो सब बना। ठीक है, और फिर नेचर ऑफ आइडियाज़ के बारे में भी बताया। तो आइडियाज़ का डिस्कशन तो वही था। ज्योतिबा फूले का इन्होंने मेन एस्पेक्ट बता रखा है। इनफैक्ट इसमें आप जो पीछे एग्जाम्पल हमने चैप्टर 5 बुक 1 में पढ़े थे वो भी लिख सकते हो आप, जैसे राजा राम मोहन रॉय का है,
और ज्योतिबा फूले का था, एमजी राणे रे का था, सर सैयद अहमद ख़ान का था। इन सब चीज़ों के आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो। ये इन्होंने सारी यहाँ पे बात बताई थी, ठीक है, कायदे से। और मॉडर्निटी और ट्रेडिशनल को इन्होंने बोला था रिटेन करके चलो, कि मॉडर्निटी मॉडर्न भी हुए हम लोग, और अपना जो ट्रेडिशन है, अपने जो पुराने कॉन्सेप्ट है, उसको भी आप साथ साथ लेकर चलो। लास्ट में इन्होंने बोला कि हर एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का जो थीम था वो कॉमन था, बट उसके कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को यहाँ पे मिलते थे। जैसे कई लोग जो है अपर कास्ट के लिए, कई लोग जो है मिडिल क्लास वुमेन के लिए, कई लोग जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए लड़ रहे हैं, कई लोग सोशल इवल्स के लिए लड़ रहे हैं, मुस्लिम सोसाइटी जो थी वो पॉलीगैमी पर्दा के लिए लड़ रही थी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट के पीछे जो है लड़ाई चल रही थी। ठीक है वान्या, समझ आया? Yes, sir. ओके ओके ओके। ओके, ठीक है। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है 2.2, इसको कट कर देना, सिर्फ लिख लेना रीड, सिर्फ रीड करना है। इसमें से आज तक कुछ नहीं आया है, और ना तो आता है और ना आएगा, तो उसको सिर्फ रीडिंग पे रखना बस आप, ठीक है। इसको कट कर दो पूरा, सीधा 2.3 पे आ जाओ आप। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल चेंज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल चेंज। ओके, तो अब जो है मेन मुद्दे पे हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो पहला जो मुद्दा है, और ये फर्स्ट बुक में हमने चैप्टर 3 में ज़रूर पढ़ लिया था संस्कृताइजेशन के बारे में, जो कि वान्या को रटी हुई है डेफिनेशन। आई होप आज भी रटी हो। वान्या ज़रा डेफिनेशन सुना दो संस्कृताइजेशन की। सर ये एम.एन. श्रीनिवास ने वो दिया था, when lower caste follows the religion of the upper caste, it is known as Sanskritization. एग्जाम्पल? Value of the upper caste. और एग्जाम्पल है Dalits following the culture of the Brahmin. या अडॉप्टिंग वेजिटेरियनिज्म, सेक्रेड थ्रेड हाँ, बेयरिंग, है ना? हाँ, ठीक है वान्या। तो वान्या को आज भी रटा हुआ है बेचारी का। 11th में ये 12th वाला चैप्टर आ गया था, मतलब क्या ही यार। चलो एनीवे, तो यहाँ पे इन्होंने ना संस्कृताइजेशन को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझाया है। आराध्या आपने भी, और आसिफ आयोग आपने भी 11th में ये पढ़ा होगा, ठीक है, संस्कृताइजेशन के बारे में। एम.एन. श्रीनिवास, माइसूर नरसिम्हचार श्रीनिवास पूरा इनका नाम है, और इन्होंने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है इस टॉपिक में, और ये वन ऑफ द हिट क्वेश्चन है इनफैक्ट। और अगर इनफैक्ट ये वाला भी पेपर होता तो ये पक्का शॉर्ट क्वेश्चन आता, क्योंकि हर साल ये आ ही जाता है। मतलब 10 में से 7-8 बार ये पेपर में आया ही आया है। तो ये यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन 2 मार्कर में भी, 4 मार्कर में भी, 6 मार्कर में भी हमेशा आया ही आया है किसी ना किसी तरीके से। और जो क्रिटिसिज्म इसका आता है संस्कृताइजेशन का, वो 4 और 6 मार्क्स का होता है, ठीक है। क्या है, बड़ा सिंपल है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो जैसे आप लोग ऑब्वियसली आपको पता है, तो इसमें कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है कि ये संस्कृत से निकल के नहीं बना है। इट इज़ अ प्रोसेस, जो कि यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा यहाँ पे, डेफिनेशन थोड़ी सी कुछ और दी हुई है, बट आपको जो याद हो जाए। अगर उस वाली बुक वाली याद है तो आप एज इट इज़ लिख लेना, वरना ग्लॉसरी है पीछे बुक में, या फिर उधर वाली बुक का है ग्लॉसरी, वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हो, या ये वाला लिख दो चलेगा। ओके, तो ये जो टर्म है संस्कृताइजेशन, एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। पहली बात तो ये 2 मार्कर का ही क्वेश्चन है, और आपको जो ऑथर है जिसने ये लिखा है, ठीक है, उसका आपको नाम लिखना होगा। आधा मार्क्स कट जाता है आपका, ठीक है, अगर नाम नहीं लिखते हो तो आप नाम उसका लिखोगे। तो ये एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था, 2 मार्कर है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लो कास्ट वाले, ट्राइब वाले, अदर ग्रुप वाले जो है कस्टम, रिचुअल, बिलीफ, आइडियोलॉजी, स्टाइल ऑफ लाइफ जो है कॉपी करते हैं इन अ पर्टिकुलर आर ट्वाइस बोर्न दूजा कास्ट, या फिर अपर कास्ट का जो है ज़्यादातर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट जो है मैनी साइडेड है। ये लैंग्वेज, लिटरेचर, आइडियोलॉजी, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, स्टाइल ऑफ लाइफ एंड रिचुअल हर जगह आपको देखने को मिलता है। अब ये बोलोगे सर कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, और ये डेली लाइफ में है, ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मेरे मॉम एंड डैड जो है ना बिहार के हैं, और 82 में जब इंडिया कह रहा हूँ यार, दिल्ली आ गए थे, तो यहीं पे सेटल हो गए, सब चीज़ें चल रही है। अब क्या होता है, जो हमारा बिहार का कल्चर है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे क्या है, आराध्या भी रिलेट कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे क्या है, हमारे वहाँ पे करवा चौथ का फेस्टिवल नहीं होता, करवा चौथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
अब जो दिल्ली में रहते हैं, शायद आराध्या की मम्मी करती हो, मुझे नहीं पता, बट वान्या की मम्मी डेफिनेटली करती होंगी, तो करवा चौथ का कॉन्सेप्ट हो जाता है। आसिफ, करवा चौथ आई होप सुना हो आपने, व्रत होता है जहाँ पे औरतें अपनी हस्बैंड की लंबी आयु के लिए जो है, Yes. हाँ जी, लंबी उम्र के लिए जो है पूजा पाठ करते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब मेरी मम्मी जब दिल्ली आई, और क्योंकि क्या था, वो आसपास सिख कम्युनिटी वाले लोग, पंजाबी लोग ज़्यादा रहते थे, उनको देख देख के उनको भी शौक हो गया। आज तक वो करवा चौथ करती आ रही है, और हमारे पूरे रिश्तेदारी में, ठीक है, इनफैक्ट जो है कहीं पे भी जो है वो करवा चौथ नहीं मनाया जाता किसी भी तरीके से, ठीक है, ये देखा जाता है। तो ये कह सकते हैं हम कि ऑब्वियसली हम भी बनिया कैटेगरी में आते हैं, हम भी, तो अल्टीमेटली ये हो सकता है कि हम ये नहीं कहेंगे कि हम लोअर कास्ट हैं और अपर कास्ट को फॉलो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जब आप इम्यूलेशन या कॉपी करने की भी कोशिश करते हो, वो भी संस्कृताइजेशन है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी पीछे आप लोगों ने, मैंने आपको सब लोगों को रैप भेजा था, तो वो रैप गाया, रैप हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है, वेस्टर्न है, तो मैंने भी संस्कृताइजेशन किया। हमारे कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज हो गया है, पब्स जाते हैं, लाउंजेस जाते हैं, पार्टियाँ करते हैं, खाने पीने का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है ना, जो है जंक फूड का ज़्यादा है, तो संस्कृताइजेशन है। कपड़ों का है, म्यूज़िक टेस्ट है, हिंदी गाने बॉलीवुड ना सुन के हॉलीवुड सुन रहे हैं, बिली एलिश, है ना, यू कुड सी मी इन अ क्राउन, इस तरीके से, और ड्रामा व्रामा सब चेंज हो रहा है, नेटफ्लिक्स लगा लगा के देख रहे होते हैं, तो मैं आजकल तो सारी सीरीज़ें निपटा रहा हूँ। तो ये आपको हर एस्पेक्ट पे, हर पॉइंट पे आपको जो है संस्कृताइजेशन दिख रहा होता है, तो प्रैक्टिकली आपकी अपनी लाइफ से कनेक्टेड है, ठीक है, तो चाहे वो आसिफ है, चाहे मैं हूँ, चाहे आराध्या है, चाहे वान्या है, चाहे कनिका है, ठीक है, कहीं पे भी ये किसी न किसी तरीके से आप लोग कनेक्टेड हो गए होंगे, ठीक है, ये इन्होंने बताया। और कहते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ज़्यादातर हिंदू स्पेस के अंदर, हिंदुज़म के अंदर ज़्यादा देखने को मिला, एंड दो श्रीनिवास आर्ग्यू दैट इट वाज विजिबल इवन इन सेक्ट्स एंड द रिलीजियस ग्रुप आउटसाइड हिंदुज़म, तो बाहर भी देखने को मिला ये, इनफैक्ट अगर आप देखना चाहोगे तो। स्टडीज़ ऑफ डिफरेंट एरियाज हाउएवर शो दैट इट ऑपरेटेड डिफरेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन दोज एरियाज। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आ जाता है एक, वो कौन सा मैं पहले बताता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। इन दोज एरियाज where a highly संस्कृताइज्ड कास्ट was dominant, हाईली संस्कृताइज्ड कास्ट was dominant, तो एक इमेजिन करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि सारे बनिए लोग रह रहे हैं, बनिए तो वैश्य कम्युनिटी वाले लोग रह रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से तो सारे वहाँ पे वो है, ठीक है, तो द कल्चर ऑफ द एंटायर रीजन अंडरवेंट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ संस्कृताइजेशन, ठीक है, तो वहाँ पे जो है कायदे से देखा जाए कि ना संस्कृताइजेशन ज़्यादा होता है, जो डोमिनेंट जो जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे संस्कृताइजेशन ज़्यादा हो जाएगा, और जिसका डोमिनेंस होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा देखा जाता है, हर बार पॉसिबल नहीं है। कहते हैं जहाँ एक ऐसे रीजन थे जहाँ पे नॉन संस्कृतिक कास्ट डोमिनेंट थे, इट वाज देयर इन्फ्लुएंस दैट वाज स्ट्रॉन्गर, दिस कैन बी टर्म्ड एज प्रोसेस ऑफ डीसंस्कृताइजेशन, जहाँ पे नॉन संस्कृतिक कास्ट डोमिनेंट थे और वहाँ पे जो है उसके हिसाब से देखा गया कि वो लोग जो है स्ट्रॉन्गर थे, उनका प्रोपोजिशन, दिस कैन बी टर्म्ड द प्रोसेस ऑफ डीसंस्कृताइजेशन। ये भी 2 मार्कर का क्वेश्चन है, 1 मार्कर का, बोर्ड्स में काफ़ी बार आया हुआ है कि व्हाट डू मीन बाय डीसंस्कृताइजेशन, इसको आप मार्क कर रहे हैं। जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अब जैसे ना अमेरिका में और यूके में देखा जाता है पटेल्स बहुत है, ठीक है, पटेल्स बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट जैसे यूके में देखा जाए तो यूके में पंजाबीज़ भी बहुत है और मुस्लिम कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग हैं, बट अगर हम अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं, पटेल्स बहुत है, तो गुजराती कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, पर डोमिनेंट वहाँ पे क्या है, हाईली डीसंस्कृताइज्ड कास्ट कौन सी है वहाँ पे, अमेरिकन है, तो उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो इनफैक्ट ये अपने उसमें रहते हैं और ये लोग किसी दूसरे को भी कन्वर्ट नहीं कर पाते, इनफैक्ट ये वैसे हो जाते हैं जैसे वो होते हैं, खाने पीने का पैटर्न वैसे हो जाता है उनका, उठने बैठने का, घूमने फिरने का, घरों का स्टाइल, सारे गुजराती जो उनकी तरह हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके, क्योंकि उनका पैटर्न वहाँ पे डोमिनेंट है और वो संस्कृताइज नहीं होते, जस्ट एन एग्जाम्पल इन्होंने बताया। तो ये डीसंस्कृताइजेशन है और इसका रीजनल वेरिएशंस हमें देखने को मिलता है। पंजाब में इन्होंने बोला था कल्चरली संस्कृत इन्फ्लुएंसिंग वाज नेवर स्ट्रॉन्ग फॉर मैनी सेंचुरीज अंटिल द 3rd quarter ऑफ द 19th century द पर्शियन इन्फ्लुएंस वाज द डोमिनेबल, तो पर्शिया से लोग जो ट्रैवल कर करके यहाँ पे आते थे तो उसका जो है ज़्यादा हमें चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती थी, ठीक है, तो ये आ जाता है क्वेश्चन। अब इन्होंने बोला कि श्रीनिवास ने आर्ग्यू भी किया, संस्कृताइजेशन ऑफ अ ग्रुप हैज यूजुअली द इफेक्ट ऑफ इम्प्रूविंग इट्स पोजीशन इन द लोकल कास्ट हायरार्की, इट नॉर्मली presupposes either an improvement in the economic or political position of the group concerned or a higher group self-conscious resulting from its contact with the source of the great tradition of Hinduism such as a pilgrim center or a monastery or proselytizing sect। तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि जब संस्कृताइजेशन हम लोग पढ़ते हैं
तो जो लोकल कास्ट होती है या जो हम लोग बोल सकते हैं लोअर कास्ट होती है, उनकी पोजीशनल इम्प्रूवमेंट वहाँ पे होती है। इकोनॉमिक भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, क्योंकि क्या होता है कि आप जो है अपने आप को हायर कास्ट के साथ या अपर कास्ट के साथ कहीं ना कहीं लिंक करके चलते हो। हिंदुज़म में ज़्यादा ये लोग देखा जाता है, तो इस हिसाब से इसमें बदलाव आते हैं। बट इन हाईली अनइक्वल सोसाइटी, जैसे हमारे इंडिया पे अनइक्वल सोसाइटी बहुत ज़्यादा है, इंडिया में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे, क्योंकि आप इतनी जल्दी किसी भी हायर कास्ट के कस्टम्स एंड रिचुअल्स को टेक ओवर नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई करना ऐसा शुरू कर देता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो जैसे बहुत लोग नाम निकालते हैं, है ना, ऐसा देखने को मिलता है। अब जैसे बॉम्बे में इस टाइम पे गणपति पूजा होती है, गणपति बापा मोरया कर रहे होते हैं, पूजा पाठ होता है, और हर कम्युनिटी का बंदा वहाँ पे, हर कम्युनिटी का बंदा वहाँ पे गणपति पूजन करता है। इनफैक्ट दिल्ली में भी देखने को मिलता है, आई होप आप लोगों ने भी देखा हो, ठीक है। तो चाहे वो, अगर हम मुंबई का एग्जाम्पल लें, बिकॉज बहुत कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, इंटरेक्टिव है, एक दूसरे से मिले, जो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे और भी किसी धर्म के लोग हो, तो वो लोग जो है गणपति पूजन वहाँ पे कर ही रहे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो वैसे नॉर्मल लाइफ में लोअर कास्ट वाले अपर कास्ट के रिचुअल्स को इतनी जल्दी कॉपी नहीं कर सकते। इंडीड जिसने करने की कोशिश करी है, डोमिनेंट कास्ट को जो है डोमिनेंट कास्ट ने उनको पनिश किया है, विच वर ऑडेशियस इनफ टू अटेम्प्ट इट। द स्टोरी बिलो कैप्चर्स द प्रॉब्लम। तो एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है इसको समझाने के लिए। इस पैराग्राफ में से कुछ नहीं आता, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, कुमुद पावड़े लिखा हुआ है, इसमें से आपका 2 और 4 मार्कर का क्वेश्चन आता है, ये लिख लीजिए आप। 2 और 4 मार्कर का क्वेश्चन आता है, कुमुद पावड़े। कुमुद पावड़े जो है उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, और ये दलित विमेन थी जो एक संस्कृत टीचर बन गई। अब अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, दलित जो औरतें हैं या जो भी दलित है, फॉर एग्जांपल जो अनटचेबल्स होते हैं या कोई भी होता है, वो संस्कृत नहीं पढ़ सकते, बिकॉज उनको अछूत माना जाता है, और वो बोलते हैं कि हिंदू धर्म के जो भी रिचुअल्स हैं उनको पढ़ने के लिए मना। और संस्कृत को जो है हाईली इन्फ्लुएंशियल लैंग्वेज माना जाता था, प्रेस्टिजियस लैंग्वेज माना जाता था, तो ये अवॉइड करते थे कि इनको नहीं पढ़ाया जाए। एज अ स्टूडेंट, अब वो उनको संस्कृत पढ़ने में मज़ा आता था, एंड परहैप्स बिकॉज इट इज़ द मीन्स थ्रू विच शी कैन ब्रेक इनटू अ फील्ड दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हर टू एंटर ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर एंड कास्ट। अब उसके लिए पॉसिबल नहीं था, पहली बात तो वो औरत थी, दूसरी बात वो थी वो दलित थी, दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं था कि वो संस्कृत पढ़ सकती है। उसने ट्राई किया, perhaps she was drawn toward it because it would enable her to read in the original what the text have to say about the women and Dalit। क्योंकि ना जैसे क्या होता था, ये बड़ी गलत बात भी होती थी कि हिंदुज़म वाले जो ब्राह्मण्स होते थे उस टाइम की बात करी जाती थी, वो लोग जो है अपने वेद को आगे रख कर ये बोलते थे कि हमारे वेदों में लिखा हुआ है, आप लोग अछूत हो, आप लोग ऐसे ही हो, और उनको पढ़ने भी नहीं देते थे ये, ठीक है, कि आप जो है इसको नहीं पढ़ सकते, हमें लिखा हुआ है तो आपको अछूत ही माना जाएगा, आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस से जूझना पड़ेगा, आप जो हो अछूत हो या अनटचेबल हो या लोअर कास्ट वाले हो, आप ऐसे ही रहोगे, ठीक है, इस तरीके से बोला जाता था। सो एज शी प्रोसीड विद द स्टडी शी मीट्स विद वेरियड रिएक्शन। तो उसको बहुत ज़्यादा रिएक्शंस एंड रिजेक्शंस वहाँ पे मिली, जो कि एक ब्रूटल रिजेक्शन भी था, होस्टाइल भी लोग हो रखे थे, थोड़े से परेशान भी हो रखे थे। तो इसने क्या बोला, द रिजल्ट इज़ दैट, इसने बोला, ऑल्दो आई ट्राई टू फॉरगेट माई कास्ट, कहते हैं मैं भूलने की कोशिश भी करती हूँ मैं अपनी कास्ट को, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, मैं उसको भुला नहीं पाती। एंड देन आई रिमेंबर एन एक्सप्रेशन, कहते हैं फिर मुझे एक कोट यहाँ पे याद आता है जो कि मैंने सुना था, व्हाट कम्स बाय बर्थ, ठीक है, जब आप पैदा होते हैं, जब से आपको मिला हो, बट कांट बी कास्ट ऑफ बाय डाइंग, और मरने तक भी उसको आप हटा नहीं सकते, दैट इज़ कास्ट, ठीक है। तो पैदा होने से लेकर मरते दम तक जो आपको नहीं छोड़ेगा वो क्या है, आपकी जात, आपका कास्ट, ठीक है। तो इसने बड़ा डीपली इसको समझाया था, ओवरवेलमिंग हो जाता है जब भी मैं पढ़ाता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा सा, तो ये इसने बताया था। तो कुमुद पावड़े का ये आ जाता है, और 2 मार्कर है कि इसने क्या किया था, संस्कृत पढ़ने की कोशिश करी थी जेंडर कास्ट को अवॉइड करके, ठीक है, ये चीज़ करने की, और इसने क्या बोला था उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया, ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। तो ये क्वेश्चन अलग से कवर होता है, पीछे संस्कृताइजेशन हो गया, और लास्ट इन्होंने संस्कृताइजेशन का क्रिटिसिज्म दिया है, फटाफट ले लूँगा क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला नहीं है। तो अब यहाँ पे इन्होंने संस्कृताइजेशन का बताया कि इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल वांट टू इम्प्रूव देयर स्टेटस थ्रू अडॉप्शन ऑफ नेम्स कस्टम्स ऑफ कल्चरली हाई प्लेस्ड ग्रुप। दिस इज़ अ रेफरेंस मॉडल विच इज़ फाइनेंशियली बेटर ऑफ इन बोथ एस्पिरेशन और डिज़ायर टू बी लाइक हाईली प्लेस्ड ग्रुप अकर्स ओनली व्हेन पीपल बिकम वेल्दियर। तो संस्कृताइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड एट डिफरेंट
लेवल्स। तो जिसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, लोग जो है इस प्रोसेस को इसलिए फॉलो करते थे तो कि थोड़ा सा ऊपर वाले नाम पे ही लोग पहुंच जाएंगे। इनफैक्ट ऐसा भी देखा गया था कि लोगों ने जो अपने नाम को चेंज करके, बदलाव करके अपने सरनेम चेंज कर लिया, कुछ कर लिया, ताकि जो है हम लोग नज़र आए कि हम लोग अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं। बट ऐसा देख, जैसे इनफैक्ट मेरी भी 4 साल पहले एक स्टूडेंट थी, तो वो क्या थे, वो वैसे वर्माज हैं, पंजाबी हैं, ठीक है, बट वो रिजर्वेशन के चक्कर में वो लोग जो है उसको उन्होंने अपने आप को जो है ओबीसी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, अपने आप को ओबीसी में कन्वर्ट कर लिया जस्ट टू जो है फ़ायदा दिखाने, फ़ायदे के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसी चीज़ें करी जाती है, मतलब उसने अपर से लोअर मूवमेंट करी है, ठीक है, कायदे से देखा जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन ये चीज़ देखी जाती है। और ये रेफरेंस मॉडल होता है जो कि फाइनेंशियली बेटर ऑफ होता है और आप कोशिश करते हो कि उनको कॉपी किया जाए। तो संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट वही डिस्कस, संस्कृताइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट एंड क्रिटिसाइज इट, या संस्कृताइजेशन हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड एट मेनी डिफरेंट लेवल्स। ऐसे करके 4 and 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको डेफिनेशन जो पीछे पड़ी है वो लिखनी होती है, और फिर आप यहाँ से शुरू करते हो सारा आंसर, जो कि राइट हैंड साइड पे ख़त्म होता है। फटाफट बता देता हूँ। पहले इन्होंने बोला कि संस्कृताइजेशन को जो है क्रिटिसाइज़ किया गया कि इसने सोशल मोबिलिटी को एग्जैजरेट किया है, और लोअर कास्ट के लिए बोला है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है कि आप ऊपर बढ़ सकते हो सोशल लैडर में, क्योंकि ये हायरार्कियल सिस्टम है ना। अपर कास्ट वाले हैं, लोअर कास्ट वाले हैं, लोअर कास्ट वालों को बोला आपके लिए ऑप्शन है, आप ऊपर बढ़ सकते हो, ठीक है, वैसा पॉसिबल नहीं होता। तो कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज कोई नहीं आएगा, पोजिशनल चेंज आएगा। अब जैसे मैं अगर लोअर कास्ट का हूँ और वान्या वहाँ पे बैठी है, या आराध्या, जैसे आराध्या ब्राह्मण है फॉर एग्जांपल, और वान्या बनिया है, तो मैं बोलूँगा मैं नीचे से अगर ऊपर मूवमेंट करता हूँ तो मेरे लिए स्ट्रक्चरल चेंज कोई नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर मैं देखूंगा कि हाँ आराध्या के पास बहुत पैसा है या वान्या के पास बहुत पैसा है, तो मेरे स्ट्रक्चर में तो कोई बदलाव नहीं आया, पोजीशन में बदलाव आएगा बस, कि मैं वान्या के लेवल पे पहुंच गया कास्ट सिस्टम में, और या आराध्या के लेवल पे पहुंच गया, ठीक है, स्ट्रक्चरल बदलाव नहीं आएगा। इन अदर वर्ड्स, इनइक्वालिटी कंटिन्यूज टू परसिस्ट थ्रू सम इंडिविजुअल्स मे बी एबल टू इम्प्रूव देयर पोजीशन विद द अनइक्वल स्ट्रक्चर। इनइक्वालिटी फिर भी रहती है, अगर आप दोनों को पता है कि मैं ऐसा हूँ तो मेरे लिए अनइक्वालिटी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी। एंड सेकंड, ये भी पॉइंट आउट किया गया है, संस्कृताइजेशन ये मानता है और ये मतलब लोगों को मजबूर करता है मानने पे कि अपर कास्ट सुपीरियर है, लोअर कास्ट इन्फीरियर है, एंड अपर कास्ट को कॉपी करना, इमिटेट करना, उनके जैसा बनना इज़ नेचुरल एंड डिज़ायरेबल। लोग ये जो ऐसा करना चाहते हैं, इसलिए पहला क्रिटिसिज्म इसको इस तरीके से मिला, ठीक है, विच इज़ वेरी सिंपल। स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, पोजिशनल चेंज है। एंड संस्कृत एंड जो है ये इसको अपर कास्ट को जो है ये मानते हैं कि ऐसे होते हैं, लोअर कास्ट को इन्फीरियर माना जाता है। पहला पॉइंट है, एज इट इज़ लिखना होता है वैसे तो ये, बट इसको इस तरीके से लिखेंगे तो पूरा पूरा लिखेंगे, ठीक है। 2 तो ये हो गया। थर्ड उन्होंने बोला संस्कृताइजेशन जो है इनइक्वालिटी के मॉडल पे बेस्ड है और एक्सक्लूजन के मॉडल पे बेस्ड है। संस्कृताइजेशन ये मानने पे आप लोगों को मजबूर करता है अनइक्वल कास्ट है और डिस्क्रिमिनेटेड और एक्सक्लूडेड कास्ट है, और ये माना जाता है प्योरिटी एंड पोल्यूशन। तो प्योरिटी एंड पोल्यूशन फर्स्ट बुक में हमने पढ़ा था, अपर कास्ट वाले रिचुअली प्योर है, लोअर कास्ट वाले रिचुअली इम्प्योर है, ठीक है, इस तरीके से बोला था, क्योंकि हायरार्की लेवल पे देखा जाता है और ये जस्टिफाई है, इसको सही माना जाता है। इसलिए लोग जो है अपर कास्ट वालों को अच्छे नज़रिए से देखते हैं, लोअर कास्ट वाले को बुरे नज़रिए से देखते हैं। एंड इन सोसाइटी वे सच अ वर्ल्ड व्यू एग्जिस्ट, कहते हैं अगर ऐसा तरीके से रहेगा तो हम लोग जो है इक्वल सोसाइटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और इसी का जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि ना ये एक्चुअली में होता था, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, बट एक किसी ने मेरे को प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाया तो मुझे समझ आया। तो एक सोनार का एग्जांपल दिखाया, कहते हैं सोनार को जैसे ना पुराने टाइम पे सोनार, तेली होता है तो तेल निकालता है, लोहार जो लोहे का काम होता है जिन लोगों का, ये सब काम छोटी जाति वाले करते थे। बट इनफैक्ट आज के टाइम पे इसमें कोई नहीं पूछता, आज के टाइम हर सारे लोग आने यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। कहते हैं ऑल्दो कहते हैं गोल्ड स्मिथ जो है वो थोड़े से मेरे से ऊपर है, हमारा कास्ट रूल ये प्रोवाइड करता है कि उनसे पानी और खाना ना लिया जाए। देखो सोनार से पानी और खाना ना लिया जाए, किस टाइम की बात कर रहे हैं। एंड उन्होंने बोला कि ऐसा माना जाता था, और मैंने प्रैक्टिकली देखा भी कि सोनार क्या करता है, एक्सक्रीमेंट मतलब वो कहते हैं वो गंदा कूड़ा है ना, वो शिट जितने भी होती है उसको भी और साफ़ करके अपना सोना छान के निकाल लेता है। तो इनफैक्ट मैंने देखा था हमारे पुराना सेंटर जहाँ होता था उसके साथ में ना बिल्डिंग में एक छोटा सा प्लांट लगा हुआ था, वो गोल्ड साफ़ करते थे। और वो क्या करता था, उसको गोल्ड साफ़ करके जैसे कुछ जो रेशे होते थे वो नाली में बह जाते थे और सीवर में जाते थे, लिटरली वो ना बुला के वो सीवर साफ़ कराता था, उसमें से भी वो एक्सक्री जो है गोल्ड फाइंडर, उसके पास कोई मशीन होती थी, उससे वो छाट के निकलवा लेता था, जैसे छोटे छोटे टुकड़े बह जाते थे। तो जब मैंने प्रैक्टिकली देखा मैंने बोला यार ये तो बात भी कह रहे थे और इनफैक्ट मैंने प्रैक्टिकली देख भी लिया।
ठीक है, तो ऐसा करते हैं वो लोग। और ऑल्दो इन हायर कास्ट ये लोग ज़्यादा पोल्यूटिंग है, बिकॉज अपना काम करने के लिए तो शिट भी धोने को तैयार है। एंड वी ऑल्सो डोंट टेक फूड फ्रॉम हायर कास्ट हु डू पोल्यूटिंग थिंग। वॉशरमैन कहते हैं धोबी, हु वर्क विद डर्टी क्लोथ्स। ऑयल प्रेसर जो तेल निकालने का काम करता है, हु क्रश एंड किल्स ट्रीज टू मेक ऑयल। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं जो है उल्टे पुल्टे मतलब पोल्यूटिंग काम करते हैं, तो इसलिए ये रिचुअली इम्प्योर माने जाते हैं। तो ये कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी आइडियाज़ जो है आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका हो जाते हैं। इक्वल सोसाइटी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, एक्सक्लूड करके चलते हो उन लोगों को। एंड इन अदर वर्ड्स ये जो है दे एस्पायर टू बी इन ए पोजीशन फ्रॉम दे वे कैन टर्न लुक डाउन ऑन अदर पीपल। एंड ये बड़ा अनडेमोक्रेटिक विजन है, ठीक है, तो ये गलत बताया। फोर्थ इन्होंने बोला संस्कृताइजेशन में आप अपर कास्ट के राइट्स एंड रिचुअल्स को जो है फॉलो करते हो, और इट विच प्रैक्टिस इन सेक्लूडिंग गर्ल्स एंड वीमेन, अडॉप्टिंग डाउरी प्रैक्टिसेस इंस्टेड ऑफ ब्राइड प्राइस एंड प्रैक्टिसेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स। तो एक्चुअली पुराने टाइम पे क्या होता था कि आप अगर अपनी लड़की दे रहे हो तो आप ब्राइड प्राइस मांगते थे। इनफैक्ट जब भी ऐसा होता था कि आपको अगर ऐसा लगता था क्योंकि हमने आपको लड़की दी है, लड़कियों की कमी होती थी, तो आप जो है सामने वाले लड़कों वाले से प्रेशर कर करके पैसा निकलवा सकते थे, होता था। जैसे आजकल उल्टा होता है, तो आजकल क्या है, डाउरी का कॉन्सेप्ट है, हम आपको लड़की दे रहे हो, दहेज भी हम ही देंगे आपको, ठीक है, ये चीज़ चली जा रही थी। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, और अगर भी कोई दिक्कत होती है तो दहेज के नाम पे जो है जो मतलब ऑब्वियसली अलग अलग कांड हो रहे होते हैं, तो दहेज के नाम पे ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है लोगों की। तो ये चीज़ बोली गई। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करेगी तो ये हुआ। एंड फिफ्थ इन्होंने बोला कि ये जो ट्रेंड फॉलो हुआ इसका की कैरेक्टरिस्टिक दलित कल्चर और सोसाइटी भी देखा गया, विच वॉज इरोडेड का मतलब दलित कल्चर और उनके कस्टम प्रैक्टिस वगैरह सब खत्म हो गई, ठीक है। क्यों हो गई? क्योंकि लोअर कास्ट से वो अपर मूवमेंट करना चाहते थे, अब वो सब नीचे से चले गए ऊपर, तो रहे ही नहीं, बचे ही नहीं वो लोग, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल द वेरी वर्थ ऑफ लेबर विच लोअर कास्ट डू इज डिग्रेडेड एंड रेंडर्ड शेमफुल, आइडेंटिटीज बेस्ड ऑन दिस बेसिस ऑफ वर्क, क्राफ्ट एंड आर्टिसनल एबिलिटीज, नॉलेज, फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री आर रिगार्डली यूजलेस इन द इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। तो आपका क्योंकि आइडेंटिटीज़ काम के ऊपर बनी हुई है और जैसा मर्जी आप काम करते हो, बट अगर आप लोअर कास्ट को बिलोंग करते हो और आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, तो इंडस्ट्रियल एरा में ये देखा जाता है ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो है बेकार ही हो जाती है, बिकॉज इंडस्ट्रीज आने के बाद कैपिटलिस्टिक ज़्यादा हो गए थे लोग, ठीक है। तो ये छोटे मोटे काम अगर जो हाथ से करने वाले काम है या स्किल बेस्ड काम है कुछ जो आप कर सकते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती हमारी। तो ये भी चीज़ वहाँ पर देखने को मिली लास्ट। और इनमें लास्ट में इन्होंने यही बोला कि एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट, इन सबको देखते हुए एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट छिड़ गए थे, सेल्फ कॉन्शियस यहाँ पे आ गया था, और लोगों ने जो है बोला कि कुछ संस्कृत वर्ड्स एंड फ्रेजेस को यहाँ पे हटाया जाए। क्रूशल रिजल्ट ये था कि बैकवर्ड क्लास मूवमेंट शुरू हुआ और इनको मोबाइल किया गया कि जो है आप अपने हक के लिए लड़ो, अपनी बात के लिए लड़ो। तो इन द केस ऑफ डोमिनेंट कास्ट देयर वर नो लॉन्गर डिजायर टू पास फॉर द वैश्यास, क्षत्रियज एंड ब्राह्मण्स। ऑन द अदर इट वॉज प्रेस्टिजियस टू बी a member of the dominant caste. Recent years have seen assertion of Dalit who now pride their identity as Dalit, ठीक है। तो मतलब ऐसे हैं, कई लोग करते हैं। एक टाइम ऐसा भी है जो लोग जैसे थे वैसे के वैसे रहे, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हमारे में कुछ चेंज है या क्या है, ये हम दलित है तो दलित ही हैं, हम जो है अपर कास्ट मूवमेंट के लिए चाह नहीं रखते हैं। In other words, they have gained some pride and self-confidence, but otherwise remain excluded and discriminated. Ultimately, वो discriminated, excluded होते ही हैं, चाहे वो अपने में प्राइड महसूस करे या ना करे। इसमें से आता कुछ नहीं है, बस इन्होंने यही बताया कि इसके अगेंस्ट मूवमेंट छिड़ा हुआ था, उसके बारे में बताया। वरना ये 5 पॉइंट्स थे जो कि इन्होंने बताया कि संस्कृताइजेशन को क्रिटिसाइज किया गया है अलग अलग लेवल्स पे। एग्जैजरेटिंग सोशल मोबिलिटी, स्ट्रक्चरल पोजिशनल चेंज है, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। सेकेंड इन्होंने बोला था अपर कास्ट एक्सेप्ट करता है, मतलब संस्कृताइजेशन एक्सेप्ट करता है अपर कास्ट को, लोअर कास्ट को इन्फीरियर मानता है। थर्ड इन्होंने बोला प्योरिटी पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे वैलिड है। फोर्थ इन्होंने बोला कि आप जो है अपर कास्ट के रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस फॉलो करते हो। एंड फिफ्थ इन्होंने बोला कि दलित कल्चर एंड सोसाइटी इसमें ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। ये इन्होंने बात बताई, ये क्लियर है? आप लोगों को कुछ पूछना है इसमें? वान्या, आसिफ, आराध्या क्लियर है? वान्या ठीक है, आसिफ क्लियर है, ओके। आराध्या आपको क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको एक बार दोबारा पढ़ लेना, जितना मैंने पढ़ाया, जो मैंने मार्क कराया विद मार्क्स, उतना ही आता है और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए मैं आपसे अलविदा मांगता हूँ। We'll see you in the next class, day after tomorrow. Bye Vanya, bye Asif, bye Radhya. Thank you sir, bye. Thank you, bye bye. Bye.